हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। लर्निंग बैच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा लेवरेज एनालिसिस। इससे पहले हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी अभी ताज़ा कंप्लीट किया है। वो हमारा चैप्टर नंबर 1 था अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। अभी हम यहाँ पर ये लेवरेज वाले टॉपिक पर काम करेंगे आज के दिन, और इस वीडियो में पूरा लेवरेज आपको कवर अप करके मैं दूंगा, जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपके पास रहेंगे। छोटे मतलब जो यूनिवर्सिटी ने पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा ये लेवरेज क्या होता है। बेसिकली लेवरेज को आप पावर भी बोल सकते हो या फिर आप उसे मार्जिन भी बोल सकते हो। ठीक है, बेसिकली लेवरेज का मीनिंग हो गया कि एक वेरिएबल के चेंज होने से, किसी भी एक वेरिएबल में चेंज होने से, आने से दूसरे वेरिएबल में क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पे वेरिएबल जो हम लेवरेज एनालिसिस के अंदर जो चैप्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो वेरिएबल है यहाँ पे फाइनेंशियल वेरिएबल होने वाले हैं। ऐसे नहीं कोई भी वेरिएबल उठा लिया। जैसे कि अगर एग्जांपल मैं बात करूँ, ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से लेवरेज का मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा है कि यार आपने ये जो ट्राइंगल जो शेप है इसको थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट कर दिया है, जिसकी वजह से इस जगह पर थोड़ी सी ज़्यादा पावर आ गई है। ठीक है, माने अगर हम थोड़ा सा भी वेट यहाँ पे डालते हैं तो ये ज़्यादा बड़ा वाला वेट जो है ऊपर को मूव कर जाएगा ईजिली, क्योंकि यहाँ पे आपने लेवरेज दिया है, इसको पावर दी है। तो इसके पास पावर आने से क्या हो गया कि थोड़े से भी वेट से ये जो है बड़े वेट को जो है मूव करवा देगा आराम से। ठीक है, तो हमें भी यहाँ पे यही चीज़ें समझनी है लेवरेज के अंदर कि एक फाइनेंशियल वेरिएबल के चेंज होने से, अब वो फाइनेंशियल वेरिएबल क्या है अभी हम बात करेंगे। किसी भी एक फाइनेंशियल वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल में कितना चेंज आएगा, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, ये रिलेशन आपको फाइंड करने हैं। अब वो वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। लेट्स से सेल अगर 10% इंक्रीज होती है आपकी, लेट्स एग्जांपल आपकी जो सेल है अगर अगले साल 10% बढ़ जाएगी तो आपके नेट प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। घटेगा क्या? नहीं घटेगा तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा, ये रिलेशन आपको फाइंड करना है। दिस इज ऑल्सो नोन एज लेवरेज एनालिसिस। इसी को लेवरेज एनालिसिस किया गया है। ये एनालिसिस हर हर फाइनेंशियल मैनेजर को करना पड़ता है। उसको देखना पड़ता है कि यार मेरे एक फाइनेंशियल वेरिएबल में चेंज आने से मेरे दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल में कितना इम्पैक्ट आएगा, ये चीज़ पता करनी है हमें इस चैप्टर के अंदर। तो बात करें अगर हम लेवरेज की थोड़ी सी डेफिनेशन जाने तो लेवरेज मीन्स इट शोज रिस्पॉन्सिवनेस मतलब इन्फ्लुएशन ऑफ वन वेरिएबल ओवर सम अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उसका क्या वो रिस्पॉन्स दे रहा है। दैट रिस्पॉन्सिवनेस, वो जो हरकत है, वो जो इन्फ्लुएंस है, एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में चेंज होना, उसको जब आप कैलकुलेट करते हो दैट इज कॉल्ड द लेवरेज, है ना। यानी इसके इसमें प्रभाव होने से, इसके प्रभावित होने से दूसरे में क्या प्रभाव पड़ेगा, हिंदी में मैंने बोला। गॉट इट। तो कितना टाइम, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर ये 10% डाउन हो जाए तो इसमें 50% की गिरावट आ जाती है। अभी कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, मैंने नाम नहीं लिया। मान लो आपका एक फाइनेंशियल वेरिएबल अगर 10% डाउन होता है तो उसके वजह से दूसरी जगह पे 50% का फॉल देखने को मिल जाता है। तो ये 5 टाइम्स का लेवरेज है। इन दोनों के बीच में जो लेवरेज है, इन दोनों के बीच में जो पावर है वो कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। यानी इसमें प्रभाव जो भी पड़ेगा उसका 5 गुना प्रभाव इधर पड़ेगा। समझ रहे हो। सो दिस इज द लेवरेज। सो इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, नॉट सिंपल वेरिएबल, टू फाइनेंशियल वेरिएबल। हम फाइनेंशियल वेरिएबल की बात कर रहे हैं क्योंकि हम FM पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता था। मान लो अगर मेरे भाई की इनकम 10% से इंक्रीज हो जाती है तो उसमें मेरी इनकम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सो दिस इज़ द घर का एग्जाम्पल। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल। मेरे भाई की एज बढ़ रही है 1 ईयर तो मेरी एज कितनी बढ़ेगी। दिस इज़ अगेन द घर वाला वेरिएबल, एक नॉर्मल वेरिएबल। लेकिन हम यहाँ पे फाइनेंशियल वेरिएबल की बात करेंगे। सेल्स, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, ऐसे टर्म्स के इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, 3 तरीके के लेवरेजेस आपको कैलकुलेट करने हैं। एक है आपका ऑपरेटिंग लेवरेज, दूसरा है फाइनेंशियल लेवरेज एंड तीसरा है कंबाइंड लेवरेज। तीनों लेवरेज हमें एक एक करके कवर अप करने हैं। तो मैं बता चुका हूँ कि लेवरेज कितने तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, 3, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज। एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए ना पहले मुझे आपको वो सारे वेरिएबल्स दिखाने पड़ेंगे, यानी मुझे एक आपको इनकम स्टेटमेंट बनाकर दिखानी पड़ेगी। देखो ये इनकम स्टेटमेंट शायद ही आप लोगों ने देखी भी हो सकती है, कहीं जगह पर आपने देखी होगी अगर आपने ध्यान से पढ़ाई करी होगी पहले तो ये एक इनकम स्टेटमेंट है जिसमें आप शुरुआत करेंगे सेल्स से। तो जो भी आपने माल बेचा, जितने भी रुपए का आपने सेल किया, उसमें से आप घटाएंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो आपके पास निकल कर आएगा कंट्रीब्यूशन जस्ट अ प्रॉफिट।
कंट्रीब्यूशन, लिख लेंगे इसे सही से। एंड देन आप खर्चे घटाएंगे कौन से, फिक्स्ड कॉस्ट। देखो दो तरीके के हमारे बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, एक तो वेरिएबल खर्चे और एक फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल मैं बोलूँ तो रेंट है ना। फिक्स्ड कॉस्ट वो खर्चे होते हैं जो आपके प्रोडक्शन बढ़ने या घटने पर डिपेंड नहीं होता है, यानी आप प्रोडक्शन करें ना करें लेकिन वो कॉस्ट आपकी आएगी, वो कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। लेट्स से इस महीने आपने आप एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी प्रोडक्शन ले लेते हैं, मान लो आप चेयर बनाते हो, इस महीने आपने कोई भी चेयर नहीं बनाई तो भी आपको रेंट पे करना पड़ेगा, तो रेंट इज़ अ फिक्स कॉस्ट। लेकिन अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी की, इस महीने आपने कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया, ऑब्वियसली बात है बंद रहा होगा फैक्ट्री आपकी, तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो ज़ीरो रहा होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वेरिएबल, क्योंकि जित प्रोडक्शन होगा तो वो खर्चा आएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो खर्चा नहीं आएगा। सिंपल है। तो टोटली बेस्ड अपॉन द प्रोडक्शन वो सारे खर्चे वेरिएबल कॉस्ट कहलाते हैं। तो मैंने एक एक करके दोनों खर्चों को घटाया। पहले मैंने सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाए तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आया, फिर मैंने फिक्स कॉस्ट घटाया तो मेरे पास यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल कर आएगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ये जो अर्निंग है दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब आप इसको पीबीआईटी भी लिख सकते हैं। अगर आप बुक्स देखेंगे अलग अलग तो कहीं पे आपको पीबीआईटी दिख जाएगा, कहीं पे आपको ईबीआईटी दिख जाएगा। इससे टेंशन नहीं लेनी है, बोथ आर इक्वल। ईबीआईटी लिखो या पीबीआईटी लिखो। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फुल फॉर्म लिख लेना अपने आप से, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ये जो प्रॉफिट आया है ये इंटरेस्ट और टैक्स से पहले है, मतलब इसमें से इंटरेस्ट वाले खर्चे भी आपको घटाने हैं। आपने अगर लोन ले रखा है, आपने डिबेंचर इशू करके लोन ले रखा है, पैसा ले रखा है, तो उस पर आप ब्याज जो चुका रहे हो वो वाला खर्चा यहाँ पे आपको घटाना है। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट तो थे बिजनेस वाले खर्चे, इसके अलावा कुछ आपके फाइनेंशियल खर्चे हो सकते हैं जिसे आप बोलोगे इंटरेस्ट। इसको पे करने के बाद या इसको रिड्यूस करने के बाद आपके पास यहाँ पे आता है अर्निंग बिफोर टैक्स। अब ये जो अर्निंग है ये टैक्स से पहले की अर्निंग है, तो अब आपको इसमें से टैक्स रिड्यूस कर लेना है जो आप गवर्नमेंट को पे करते हो, एंड फिर आपके पास आएगा EAT, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। गॉट इट। इसमें से आप सबसे पहले, इस प्रॉफिट में से सबसे पहले ऑब्वियसली बात है, देखो ये प्रॉफिट जो है ये शेयर होल्डरों के लिए होता है। भाई कंपनी किसकी है, मालिकों की। मालिक बोले तो जो शेयर होल्डर हैं कंपनी के। ये प्रॉफिट किसके लिए है, शेयर होल्डर के लिए है। लेकिन शेयर होल्डर भी दो तरीके के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। तो यहाँ पे हम प्रेफरेंस डिविडेंड बांट देंगे, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड बांट देते हैं। इसके बाद भी अगर प्रॉफिट बच रहा है तो ये जो प्रॉफिट होगा इसको बोलोगे प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये वाला जो प्रॉफिट बचा है किसके लिए है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। और इसको आप डिवाइड कर दोगे उन सभी इक्विटी शेयर होल्डरों को, तो नंबर ऑफ, डिवाइड करो आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, इन सब में डिवाइड कर दोगे तो आपके पास निकल कर आएगा EPS, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है ये आपको पता लग जाएगा। एंड दिस इज द इनकम स्टेटमेंट, फुल एंड फाइनल इनकम स्टेटमेंट। तो इसको पहले आप ड्रॉ कर लेंगे बढ़िया से, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हम जो है सारे अपने तीनों लेवरेज कम कैलकुलेट करेंगे। गॉट इट। यहाँ पे देखते हैं एक बार, लिखा हुआ है ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है। तो इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड EBIT, यानी ये कहता है कि अगर जो भी सेल्स में चेंज आएगा उसके वजह से EBIT में कितना चेंज आएगा। जब आप ये रिलेशन पता कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ऑपरेटिंग लेवरेज पता कर रहे हो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, पूरा इसको यही बोलोगे DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। सेल में चेंज आने से EBIT में कितना चेंज आ रहा है, दिस रिलेशन इज नोन एज द ऑपरेटिंग लेवरेज। देन फाइनेंशियल लेवरेज क्या कहता है, ये कहता है इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द EBIT एंड EPS। EBIT में चेंज आने से आपके EPS में क्या चेंज आएगा, ठीक है, ये बतलाता है आपको डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। एंड देन लास्ट कंबाइंड लेवरेज, ये क्या कहता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड द EPS। सेल्स में चेंज आने से आपके EPS में क्या फ़र्क पड़ेगा, इस रिस्पॉन्सिवनेस या इस लेवरेज को आप कहते हो कंबाइंड लेवरेज। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, DCL। तीन तरीके के लेवरेज हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग लेवरेज जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इससे हम कहीं ना कहीं अपने बिजनेस रिस्क को पता कर रहे होते हैं कि हमारे बिजनेस रिस्क कितना है। यानी कल को अगर हमारी सेल डाउन हो जाती है तो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। अगर हमारी सेल डाउन हो जाती है कि कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज से, मान लो 10% से प्रॉफिट, अगर सेल अगर कम हो जाती है तो हमारे प्रॉफिट कितने % से कम हो जाएंगे। तो हमें अपना बिजनेस रिस्क पता होना चाहिए। और बिजनेस रिस्क कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ऑपरेटिंग लेवरेज के थ्रू पता किया जा सकता है।
ठीक है। रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है फ्यूचर में होने वाले लॉस की प्रोबेबिलिटी। तो जब आपको अपने कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज पता होगा, लेट से आपका ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा है 3 टाइम्स, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 3 टाइम्स, आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो अभी नहीं बताया, बट मैं बता देता हूँ कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग लेवरेज 3 टाइम्स आ रहा है, तो आपको ये पता चलता है कि सेल हमारी जो भी है वो अगर 10% डाउन हो जाएगी, तो हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये जो हमारे बिजनेस प्रॉफिट्स हैं, ये हमारे 30% डाउन हो जाएंगे। समझना बात को। क्यों? क्योंकि इसका और इसका जो रिलेशन है, लेवरेज है, वो 3 टाइम्स है। यानी जितना भी फ़र्क सेल में पड़ेगा उसका 3 गुना फ़र्क EBIT में पड़ेगा अगर आपका ऑपरेटिंग लेवरेज 3 टाइम्स है तो। बात समझना। सेम ऐसी और भी लेवरेजेस, जैसे फाइनेंशियल लेवरेज हमारा फाइनेंशियल रिस्क को बताता है। फाइनेंशियल रिस्क मतलब आपके पास इतना इनफ प्रॉफिट होना चाहिए ताकि आप ब्याज चुका पाओ। आपने लोन लिया है, देखो ब्याज तो देना ही देना पड़ेगा, आपके पास प्रॉफिट हो या नहीं। तो हर मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर ये मेंटेन करके चलता है कि मेरे पास इतने इनफ प्रॉफिट्स होने चाहिए कि एटलीस्ट मैं ब्याज तो चुका पाऊँ, क्योंकि अगर मैंने ब्याज नहीं चुकाया ना तो फिर मेरे को दिक्कत में आ जाऊँगा। तो ब्याज चुका पाऊँ इसके लिए मिनिमम प्रॉफिट्स मेरे पास इतने होने चाहिए, और मिनिमम प्रॉफिट्स हो पाएँ इसके लिए मुझे सेल्स तो करनी पड़ेगी। तो मैं सेल्स वालों को डेली डांट लगाऊंगा भाई, उनको टारगेट दूंगा, भाई इतना बेचना है, इतना बेचना है। क्यों बेचना है? क्योंकि मुझे अपने लिए प्रॉफिट्स मेंटेन करने हैं ताकि मैं इंटरेस्ट इजीली पे कर पाऊँ। तो ये सारी तमाम बातें देखनी पड़ेंगी एज अ फाइनेंशियल मैनेजर। कंबाइंड लेवरेज आपके टोटल रिस्क को बताता है, ठीक। और ये मैंने जो है रिलेशन, ये जो एरोज बनाए ना, इनको थोड़ा सा ध्यान से आप नोट कर लेना। आगे चलते हैं और मैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, उससे थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, अभी मैंने फार्मूला वगैरह कुछ नहीं लिखवाया आपको, मैं थोड़ा सा आपको फार्मूला लिखवा भी देता हूँ। यहाँ पे हम फार्मूलाज लिख लेते हैं। जैसे कि अगर आप निकालना चाहते हो डिग्री ऑफ क्या था पहला, ऑपरेटिंग लेवरेज, तो इसको कैसे निकालोगे? परसेंटेज चेंज, ये डेल्टा का साइन है, डेल्टा मीन्स चेंज, परसेंटेज चेंज इन EBIT ड्यू टू, यानी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल। सेल में चेंज होने की वजह से EBIT में कितना फ़र्क पड़ेगा, दैट रेस्पॉन्सिवनेस इज नोन एज द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है। अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, तो अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, परसेंटेज चेंज इन EPS में क्या फ़र्क पड़ेगा ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन EBIT में फ़र्क पड़ने से EPS में कितना फ़र्क पड़ेगा, जो ये बात बताता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। एंड देन लास्ट डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, ये बताता है परसेंटेज चेंज इन EPS ड्यू टू, थोड़ा राइटिंग मेंटेन कर लेना यार, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल में फ़र्क पड़ने से EPS में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो तीनों मैंने यहाँ पे फंक्शंस आपको लिखवा दिया। एक क्वेश्चन है मेरे पास, कहता है एग्जिस्टिंग ईयर, हमारा जो करंट ईयर है, और यहाँ पे नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है। करंट ईयर में हमारी जो सेल है, ये वही वाली इनकम स्टेटमेंट है जो मैंने पीछे लिखवाई थी, बट ये फुल फ्लेज नहीं है, ये EBIT तक की है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम देखते हैं इसमें क्या कहता है। सेल्स आपके 1 लाख के हैं, वेरिएबल कॉस्ट आपका 60% है। 60% यहाँ पे मतलब कहना चाह रहा है कि जितना भी आप सेल कर रहे हो उसका 60% वेरिएबल कॉस्ट में लग जाता है। और आपको पता भी है कि वेरिएबल कॉस्ट वो खर्चे होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोपोर्शनेटली होते हैं, यानी जितने प्रोडक्शंस बढ़ाओगे उतना ही वेरिएबल कॉस्ट उसी प्रोपोर्शनेटली में बढ़ेगा। तो आपने अपनी कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट का जो प्रोपोर्शन है वो पता कर रखा है, जो कि निकल कर आ रहा है एग्जांपल 60%। यानी अगर 100 रुपये की सेल कर रहे हो तो 60 रुपये तो वेरिएबल कॉस्ट में जाने ही जाने। 200 रुपये की सेल कर रहे हो तो 60% होता है 200 का, 120 रुपये आपका वेरिएबल में जाने ही जाना है। तो यहाँ पे वही बताया। आप अभी एग्जिस्टिंग ईयर वाले को नोटिस करना, 10 लाख रुपये की आपकी सेल है, वेरिएबल कॉस्ट आपका 60% है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन जस्ट लाइक अ ग्रॉस प्रॉफिट एज्यूम कर लेना थोड़ा सा, हालांकि ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बोलेंगे बट काइंड ऑफ। तो 4 लाख रुपए का आपका ये प्रॉफिट आया जो आपने वेरिएबल कॉस्ट घटाने के बाद निकाला है। अब इसमें से आप फिक्स कॉस्ट घटा जो कि यहाँ पे एग्जांपल में 3 लाख ले रखी है, तो आपके पास EBIT जो कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला जो प्रॉफिट है वो है 1 लाख का, ठीक है। अब देखो इस वाले डेटा को ना थोड़ा सा ऐसे देखना, आप ये सोच रहे हो कि यार मैं अगले साल अपनी सेल इंक्रीज़ करूँगा, और लेट्स से आपने 10% सेल इंक्रीज़ करी, तो 10% सेल इंक्रीज़ करोगे तो वो कितनी हो जाएगी, 11 लाख। तो यहाँ पे 10% से आपने सेल इंक्रीज़ कर दी, ठीक है जी, इस चीज़ को ध्यान देना। तो जब 11 लाख रुपए की आपकी सेल होगी तो वेरिएबल कॉस्ट 60% है, तो कितना आएगा ये 6,60,000। ऑब्वियस ही बात है, इस 11 लाख का 60% 6,60,000। कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 4,40,000। फिक्स कॉस्ट ऑलवेज सेम रहेगा, सिंपल सीधी सी बात है। तो 3 लाख अभी भी 3 लाख ही लगेगा। आपके पास जो
EBIT आएगा वो 1,40,000 आएगा। आप नोटिस करो कि आपका यहाँ पे लेवरेज क्या है, कौन सा लेवरेज निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, जो ये बताता है DOL क्या बताता है, DOL बताता है कि परसेंटेज चेंज इन EBIT में कितना परसेंटेज चेंज आया। अब देखो कई सारे स्टूडेंट्स को ना यहाँ पे परसेंटेज चेंज निकालना नहीं आता है, तो मैं बता देता हूँ कैसे निकलता है। जैसे कि एग्जांपल, आपके मैथ्स में पहले मार्क्स आए थे 20 मार्क्स आए थे, और अगली बार सेम नंबर में से 20 आए थे, अगली बार उसी सेम एग्ज़ाम के अंदर आपके 25 मार्क्स आ गए। तो कितने परसेंट मार्क्स इंक्रीज़ किए आपने, 5 मार्क्स इंक्रीज़ किए, और बेस क्या था 20, यानी पहले 20 थे, अब 5 और बढ़ गए। तो परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूं तो कितने इंक्रीज़ कर दिए, 5 4 जा, और ये आएगा 25% इंक्रीज़, ग्रोथ करिए आपने, समझना इस बात को, 25% ग्रोथ करिए। 25% इज़ व्हाट, 5 मार्क्स आपने इंक्रीज़ करे इस 20 में से, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी। तो अगर मैं पूछूं परसेंटेज चेंज इन EBIT बताओ, तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना है, 1 लाख से 140 हो गया, तो 1 लाख से 140 हो गया, मतलब 40,000 की बढ़त हुई है ओवर द 1 लाख। तो इसका परसेंटेज पता कर लेंगे, गॉट इट। नीचे सेल में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, तो यहाँ पे तो 10% हमने पहले भी पता लगा लिया था, लेकिन 10 लाख से 11 लाख हो गई, तो 1 लाख का इजाफा हुआ है ओवर द 10 लाख, ओवर द 10 लाख, 10 लाख पर 1 लाख की बढ़त हुई है, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली जो चीज़ है वो निकल कर आएगी आपकी 1 लाख पर 40,000 की बढ़त हुई है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड देन 5, 40%। तो ये आएगा 40% आपका EBIT इंक्रीज़ हुआ है। और सेल अगर मैं बात करूँ, सीधा सीधा काटूँ इसे, 10% का सेल इंक्रीज़ हुआ है, तो 10% का सेल। अब जब मैं इसको आपस में काटूंगा तो ये आएगा 4 टाइम्स। ये चीज़ आपको समझानी थी मुझे। तो इससे ये पता लग गया ओके, हमारा जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है वो 4 टाइम्स है, यानी जो भी हरकत सेल में आएगी उसका 4 गुना हरकत EBIT में आएगी, गॉट इट। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार ये जो 10 लाख थी, यहाँ से अगर आपकी सेल मान लो 20% इंक्रीज़ हो जाए, तो क्या आप मुझे नया EBIT बता सकते हो? मैं तो बता सकता हूँ। देखो कैसे, 20% अगर सेल बढ़ती है तो उस 20% का 4 टाइम्स यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। 4 टाइम्स होता है 20% का 4 टाइम्स होता है 80%, यानी 80% ये बढ़ जाएगा। तो 1 लाख का 80%, 80,000, तो यहाँ पे 1,80,000 न्यू EBIT आ जाएगी। एक बार वेरीफाई करके देखते हैं। 10 लाख का 20% इंक्रीज़ होगा तो ये 12 लाख हो जाएगा। एम आई करेक्ट? यस, मैं करेक्ट हूँ, 12 लाख हो जाएगा, क्योंकि 20% 10 लाख का कितना होता है, यस 2 लाख, तो 2 लाख बढ़ के वो 12 लाख हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट 60% है, तो 12 लाख का 60%, 12 छिंग 72, 7,20,000 रुपये का तो आपका वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 4,80,000 आएगा, 4,80,000 आएगा। और जो फिक्स कॉस्ट है वो हम 3 ही लाख रहेगा, सिंपल सीधी सी बात है। तो जब आप 4,80,000 में से 4,80,000 में से 3 लाख घटाओगे तो देखो 180 तो आ रहा है, वेरीफाई हो गया। तो मैंने क्या किया था, डायरेक्टली लेवरेज, जब मुझे पता लग गया अपनी कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज, तो मैं इजीली EBIT में क्या चेंज आएगा वो पता कर सकता हूँ। कल को मुझे कोई बोले कि अरे यार इस बार तो गवर्नमेंट ने ना ये वाला रूल ला दिया है, अब हमारी सेल डाउन हो सकती है। मान लो हमें एस्टिमेट हम लगा रहे हैं कि हमारी सेल जो है 5% डाउन हो जाएगी, ये हमें लग रहा है 5% डाउन हो जाएगी, तो अब हम पता लगा सकते हैं कि हमारे प्रॉफिट जो है कितने हो जाएंगे, कितना इस बार हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। क्योंकि जब 5% डाउन होगा तो उसका 4 गुना, 4 टाइम्स कितना, 4 टाइम्स कितना होता है, 5 4 से 20% हमारा EBIT डाउन होने वाला है। मतलब नई जो EBIT होगी वो 80,000 होगी, ठीक है। तो इससे हम ये क्यों पता कर रहे हैं, ये इसलिए पता कर रहे हैं ताकि हमें अभी इंटरेस्ट चुकाना है, तो उस इंटरेस्ट के लिए हमारे पास इनफ प्रॉफिट है कि नहीं। अब मान लो हमारा इंटरेस्ट ही 90,000 का है, तो हमारे यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी ना इस 80,000 वाले प्रॉफिट में, तो हमें यहाँ पे डर थोड़ा सा सताएगा, परेशान करेगा। तो अब हम यहाँ पे एफर्ट लगाएंगे कि अपनी कॉस्ट को कम करें या तो फिर अपनी सेल्स को और बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हमारा 5% भी डाउन हो गया तो हमारी EBIT 1 लाख से घट के 80,000 हो जाएगी, और अगर हमारा इंटरेस्ट नीचे 90,000 का है तो हमारे को दिक्कत आ जाएगी। हमारा जो वो है क्रेडिटर है जिसने हमें लोन दिया है, ब्याज दिया, वो हमारे गेट पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें फाइंड करनी पड़ती हैं। अब हम सीधे सीधे क्वेश्चंस पे काम करेंगे जल्दी से, वो हमें याद हो चुकी है जो हमने बात करी थी उसकी स्टेटमेंट की, ठीक। एक चीज़ और मुझे बतानी है
कि ये जो फंक्शन मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये तब काम आएंगे जब आपको ऐसे 2 ईयर्स के डेटा दे रखे होंगे चेंजेस वाइज। लेकिन अगर एक ही साल का डेटा दिया हुआ है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इन चीज़ों को आप लिख लें। कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, ठीक है। अब मैं इनको ज़्यादा डीप में डिटेल्ड नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में इनको करके आ पाएँ, क्योंकि क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT करोगे, आपके पास DOL आ जाएगा। EBIT अपॉन में EBT करोगे, EBT, तो आपके पास फाइनेंशियल लेवरेज आ जाएगा। और ये कंबाइंड, इन दोनों को कंबाइंड करके देखो, जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो EBIT कट के ये बनेगा कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT, ठीक है। EPS नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, EBT लिख रहा हूँ होश आवाज़ में। तो ये चीज़ तब काम आएगी, ये जो सेकंड वाली लिखवाई है, जब आपको सिंगल ईयर का डेटा दे रखा होगा। तो करते हैं एक बार काम। सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट दिया है, कैलकुलेट करना है आपको ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज एक ही फर्स्ट वाला जो लेवरेज है, तो सबसे पहले यहाँ पे सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटेगी तो कंट्रीब्यूशन आएगा, आप पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे, फिक्स कॉस्ट एंड देन निकल कर आएगा EBIT, ठीक है। सेल मेरे को दिया 10 लाख का, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट 70% है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 70% है, मतलब 7 लाख का मेरा वेरिएबल कॉस्ट, 3 लाख का मेरा कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट मेरी 2 लाख की है, 2 लाख यहाँ से घटा लेता हूँ, 1 लाख का मेरा EBIT आएगा, ठीक है। अब मुझे ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे आएगा जी, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कंपैरिजन तो दिया नहीं है कि परसेंटेज इन दिस एंड परसेंटेज इन दिस, तो मैं कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT रखूँगा, ठीक है। एंड कंट्रीब्यूशन इज़ व्हाट 3 लाख एंड EBIT इज़ व्हाट 1 लाख, तो 3 टाइम्स मेरा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा है, ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक। एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, नंबर A तो उसने ये पूछ लिया कि भाई सीधा सा ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो। क्वेश्चन नंबर B, परसेंटेज चेंज इन EBIT, यानी EBIT में कितना चेंज आएगा अगर सेल जो है आपकी 10% से इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सिंपल सीधी सी बात है यार, अभी तो बताया था आपको कि अगर सेल आपकी 10% से इंक्रीज़ हो रही है तो EBIT में कितना फ़र्क पड़ेगा। देखो हमारा जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो 3 टाइम्स है, तो इसका 3 गुना EBIT में फ़र्क पड़ेगा। तो 3 गुना 10% का कितना होता है 30%, तो आंसर इज़ 30%। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो निकाल के सॉल्व करके दिखाना है, तो आप कैसे दिखाओगे, आप यही चीज़ दोबारा से लिखो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, और वो जो फंक्शन मैंने आपको परसेंटेज चेंज इन वाला बताया था वो लिखो यहाँ पे, परसेंटेज चेंज इन EBIT में जो परसेंटेज चेंज आएगा ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल, परसेंटेज चेंज इन सेल, तो इसको ही करके दिखाओ। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आपको 3 टाइम्स दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना होगा ये तो हमें पता नहीं है, ये तो हमसे पूछा ही है क्वेश्चन के अंदर, परसेंटेज चेंज इन EBIT। एंड सेल में चेंज आ रहा है 10% का, 10% का, तो अगर सेल में 10% का चेंज आ रहा है तो EBIT में कितना परसेंट का चेंज आएगा, इसको इधर भेज दो, ये यहीं रहेगा। तो परसेंटेज चेंज इन, आई होप यार आप समझ पा रहे हो, मैं थोड़ा सा राइटिंग जल्दी लिखने में गड़बड़ हो रहा है, तो ये 30% आएगा। तो साफ दिख रहा है कि EBIT में 30% चेंज आएगा। आपने दिमाग के अंदर भी निकाल लिया बिना पेन पेपर के कि यार 10% की सेल अगर बढ़ रही है तो क्योंकि हमारा DOL 3 टाइम्स है तो उसका 3 गुना 30% आपका EBIT में फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन। अब क्योंकि यहाँ सेल इंक्रीज़ हो रही है तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट भी इंक्रीज़ ही होगा, EBIT भी इंक्रीज़ ही होगा। तो आप उसे प्रूफ भी करके दिखा सकते हो ऐसे। ये दोनों आंसर्स आपके सामने आ गए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 कंपनियाँ आपकी, रिलायंस, पेटीएम, यूनिट्स, इतना आउटपुट आपने निकाला हुआ है 80,000 एंड 1 लाख। सेलिंग प्राइस आपका यानी सेल वैल्यू निकल कर आ जाएगी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे। वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया हुआ है पर यूनिट का, फिक्स कॉस्ट दी है, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है आपको, तीनों लेवरेज दिस एंड दिस। पूरी स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है जब आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालोगे, और क्योंकि ये 2 साल का डेटा नहीं है, 2 अलग अलग कंपनियों का डेटा है। पेटीएम आप खुद करोगे, रिलायंस में आपको करके दिखा रहा हूँ। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने के लिए आप कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT इस्तेमाल कर लोगे, ठीक है। एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज के अंदर आप EBIT अपॉन में EBT यूज़ कर लोगे। एंड DCL कंबाइंड लेवरेज में आप कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT इस्तेमाल कर लोगे। गॉट इट? यहाँ बनाते हैं हम इनकम स्टेटमेंट। वेरिएबल कॉस्ट घटेगा तो कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट घटेगा तो आपके पास EBIT आएगा, इसमें से इंटरेस्ट घटेगा जो कि ऑलरेडी कैलकुलेटेड गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो आपके पास EBT आएगा। अब इसके नीचे आपको स्टेटमेंट पूरी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने तक में ही आपके सारे तीनों वेरिएबल कैलकुलेट हो जाएंगे अगर आप नोटिस कर रहे हो तो, ठीक है। EPS जाने तक की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे रिलायंस कंपनी का और पेटीएम कंपनी का दोनों का एक ही फॉर्मेट में बना सकते हो। बढ़िया से फॉर्मेट बनाओगे
प्रेजेंटेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पेटीएम का आप खुद बनाओगे, मैं नहीं बनाने वाला, मैं आपको बस ये करके दिखा रहा हूँ। सेल्स बताओ जी, 80,000 इंटू 10, 8 लाख, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपीज़ पर यूनिट, तो 80,000 यूनिट बनाई है आपने, तो 4 रुपये एक यूनिट बनाने पे आपका वेरिएबल कॉस्ट आया है। तो 8 4 से 32, 3,20,000। कितना बचेगा कॉन्ट्रीब्यूशन? 80, 4,80,000, 4,80,000। कैलकुलेशन आपकी यार अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास, दिमाग में भी आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। थोड़ी सी ना वैदिक मैथ्स सीख लिया करो साइड में, फटाफट प्लस माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई, क्यूब, स्क्वायर, ये कैसे निकालते हैं, टेबल्स याद होनी चाहिए, तो मैथ्स अच्छी हो जाती है। ओके, फिक्स कॉस्ट आपको 2,40,000 दिया हुआ है, 2,40,000, तो ये निकल कर आएगा इसमें से 2,40,000 ही आएगा निकल कर, ठीक है। इंटरेस्ट आपको 1,20,000 दिया हुआ है रिलायंस वाली कंपनी में, एंड ये निकल कर आएगा EBIT 1,20,000 ही आएगा निकल कर। अब फटाफट से मुझे बताओ DOL कैसे निकलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 4,80,000, ठीक है। EBIT कितना है? 2,40,000। देखो ये जो मैं ये लिख रहा हूँ ना L, आप ये मत करना, मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, आप पूरा लिखना 4,80,000, 2,40,000, तो काटोगे तो कितना आएगा? 2 टाइम्स, ईजी। ऐसे दूसरा कर लेते हैं, ये हम रिलायंस कंपनी के निकाल रहे हैं, ऐसे ही आप पेटीएम कंपनी के भी निकालोगे। तो EBIT कितना है? 2,40,000, एंड EBT कितना है? 1,20,000। तो इत्तेफाक से ये भी डबल ही आ रहा है, ये भी सेम ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डेटा इस तरीके से था वहाँ पे, नो प्रॉब्लम। कंट्रीब्यूशन कितना है? 4,80,000, एंड EBT कितना है? 1,20,000। तो 12 चौके 48 से 4 टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज जब हम करते हैं तो वो CL आता है, तो ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये आएगा 4। तो एक वेरिफिकेशन का भी तरीका है, कई बार इस पर भी छोटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन बना देता है, आपको ये लेवरेज दे देगा, ये दे देगा, बोलेगा फाइनेंशियल लेवरेज निकालो, तो ऐसे भी करके आप निकाल सकते हो बिना ये सारा झामताम करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जरा आप एक बार ट्राई करो, और ये पेटीएम वाला तो पहले आपको करना ही करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें देखते हैं क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है। ईजी क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। ये सारे जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, तो ये सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको हल्के में मत लेना, ठीक है। करो इनको। 3 फर्म्स हैं, फर्म A, फर्म B, फर्म C, 3 कंपनियों को आपको डेटा दिया हुआ है। आप सबसे पहले अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाओ। देखो फॉर्मेट कैसे रेडी करोगे मैं आपको बता देता हूँ। तो ये फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बना दिया। आप यहाँ पे सबसे पहले इस इनकम स्टेटमेंट को फिल करेंगे, एंड देन यहाँ पे ऊपर लिख सकते हो आपकी ये क्या चीज़ है, ये आपकी इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, पूरा लिख देंगे। और ये आपके लिए या तो इसी के नीचे कंटिन्यू भी कर सकते हो, मेरे पास जगह कम थी तो मैंने साइड में कर दिया। तीनों DOL, DFL एंड DCL तीनों के एक एक फॉर्मूले भी लिख दिए, और उनके आगे हम रेस्पेक्टिवली इन तीनों फॉर्म के कैलकुलेट कर लेंगे। एक मैं करके दिखाता हूँ A, एंड देन B और C आप खुद करेंगे। तो सेल कितनी है? यूनिट्स है आपकी 60,000 और सेल प्राइस आपका 60, तो 60,000 इंटू 60 कितना आएगा? 6×6 36,000 आएगा, क्योंकि 0.60 पैसा है ये, क्योंकि अगर 1 रुपीज़ होता तो 60,000 आएगा, तो इसमें 36। कैलकुलेटर कर लेना आप लोगों के पास होगा, मेरे को मैं दिमाग में ही कर लेता हूँ, तो 36 हो गया। वेरिएबल कॉस्ट आपकी 20 पैसे है, तो 6 × 12 12,000 रुपये, एंड ये घट के कितना आएगा? तो 34 एंड 24, एंड फिक्स कॉस्ट यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 7,000 की है, तो जब 7,000 घटेगा तो इसमें से 4 और 3 17,000। इंटरेस्ट की मैं बात करूँ तो गिवन है 4,000 का इंटरेस्ट, और यहाँ पे निकल कर आएगा ये 13,000, ठीक है। अब जब आप इसका कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT करोगे तो कैसे करोगे? कंट्रीब्यूशन आपका 24,000 है, एंड EBIT आपकी 13,000 है, तो यहाँ कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, अभी मैं लिख लूँगा जब तक आगे करता हूँ। EBIT यहाँ पर 17,000 है, और थोड़ा सा स्पेस की कमी हो रही है यहाँ पे, बट आप थोड़ा मैनेज कर लेना, तो मेरे को नीचे लिखना पड़ रहा है। फिर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 24 एंड 13,000 का EBIT, और ये इक्वल टू कैलकुलेटर। देखो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ,
ये आ गया कैलकुलेटर आपका। तो सबसे पहले 24,000 डिवाइडेड बाय 0 से 0 काट दो, 24 डिवाइड बाय 13 कर लेता हूँ। तो ये 1.84 टाइम्स 1.84 टाइम्स लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे ही नंबर दूसरा 17,000 डिवाइडेड बाय 13,000, तो ये 1.31 कर दो, क्योंकि राउंड ऑफ करना आना चाहिए आपको। तो 31, क्योंकि 0 जो है 1 बन जाएगा, क्योंकि उसका जस्ट अगला 7 है। देखो जहाँ पे आप रोक रहे हो ना, जैसे अगर आप 2 डिजिट तक रुक रहे हो तो जो लास्ट वाले डिजिट है उसको अगले वाले से राउंड ऑफ करना पड़ता है। अगर आप 3 डिजिट तक रुक रहे हो, जैसे आप 3 डिजिट लेना चाहते हो डेसिमल के, तो 7 जो है यहाँ पे 8 हो जाएगा, क्योंकि उसका अगला जो है 5 से ऊपर नंबर है। तो ये आपको एक अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी। मैं 2 डिजिट ले रहा हूँ, तो 1.31 कर देता हूँ मैं, 1.31 टाइम्स 1.31 टाइम्स, ठीक है, लिखने के लिए ये ऐसे। अब देख लेना ऊपर वाले में मैंने राउंड ऑफ किया नहीं किया, शायद दिमाग से निकल गया होगा, कोई नहीं। अब यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाय 13 1.85 आएगा, ऑब्वियस ही बात है 1.85। 1.85 यार, ये दोनों सेम कैसे आ रहे हैं? ऊपर वाले में गलती कर दी क्या? कंट्रीब्यूशन 24 डिवाइडेड बाय EBIT 17 आएगा, यहाँ ऊपर वाले में गलती कर दी मैंने, यहाँ पे 17,000 आएगा, ठीक है। इसको टिक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे 17,000 आएगा, 17। इसको कैलकुलेटर से करते हैं। इससे पहले ये आएगा 1.85 टाइम्स, ये अभी कैलकुलेट किया है, ठीक। ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा से, 24 डिवाइडेड बाय 17, तो ये आएगा 1.41, 141 टाइम्स। तो ऐसे करके आपको सारे के सारे लेवरेज निकालने हैं, बी के भी और सी के भी, एंड दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, इसमें क्या बोल रहा है फटाफट से पढ़ते हैं। फर्म हैज़ सेल्स गिवन है हमारे पास 10 लाख की, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 30% का है, मतलब जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो 30% है। यानी अगर आप 100 रुपये का सेल कर रहे हो तो आप कंट्रीब्यूशन जो मार्जिन मीन्स प्रॉफिट, जो कंट्रीब्यूशन वाला प्रॉफिट है वो कितना बचा ले रहे हो? 30 रुपीज़। तो अगर आपने सेल करी 100, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट घटता है, तो आप 30 रुपीज़ तो कंट्रीब्यूशन बचा ले रहे हो, तो मतलब 70 रुपीज़। ऑब्वियस ही बात है, VC रेशियो 70% होगा, कॉमन सेंस। तो फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है यहाँ पे 1.5 लाख रुपये की। डेट यानी जो कर्जा आपने लिया हुआ है 8 लाख का 10% के रेट से लिया हुआ है, तो 80,000 रुपये का तो ब्याज है आपका यहाँ पे तय हो गया है। व्हाट आर द ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड द कंबाइंड लेवरेज, ईजिली हो जाएगा। इसके बाद इफ़ द फर्म वांट्स टू डबल इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर EBIT कंपनी डबल करना चाहती है तो इसको सेल कितना % इंक्रीज़ करना पड़ेगा? तो फिलहाल मैं अभी फटाफट से सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट अपॉन में EBIT एंड माइनस इंटरेस्ट अपॉन में EBT, ठीक है। तो आप यहाँ पे तीनों लेवरेज आराम से निकाल सकते हो। सेल इज़ 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट हमें नहीं दिया हुआ लेकिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया है 30%, तो 3 लाख। अब आप इसको भी फिल कर सकते हो, बैलेंस 7 लाख। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 1.5 लाख, ये आएगा नीचे 1.5 लाख। इंटरेस्ट आएगा 80,000, क्योंकि 8 लाख का लोन लिया हुआ है आपने। डेट यहाँ लिखा हुआ है ना, डेट लिया 8 लाख का 10% के रेट से। 80 घटाओ इसमें से कितना बचेगा? ये बचेगा 70,000, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज तीनों निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल के दिखाता हूँ आपको। कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, कंट्रीब्यूशन कितना है 3 लाख एंड EBIT कितना है 70,000। डिवाइड करके देखते हैं, 3 लाख डिवाइडेड बाय 70,000, तो ये आएगा 4.28, ये 29 भी कर सकते हो, 4.29। तो 4.29 लिख लेते हैं यहाँ पे, 4.29 टाइम्स, ठीक है। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, शायद 10 लाख है, सही है। ये 3 लाख है, ये अपने आप आ जाएगा। ये 1.5 लाख का है, ये 1.5 आएगा और इसमें से 80,000 घटेगा तो 20 × 70, ठीक है। इधर से कंट्रीब्यूशन 3 लाख का अपॉन में EBIT 1.5 लाख। ओह गलती कर दी, फिर से गलती कर दी यार, फिर से गलती कर दी। ठीक कर लेते हैं नीचे EBIT को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यह है 1.5 लाख, तो ये कितना आएगा 2 टाइम्स, ईजी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखो 2 टाइम्स का मतलब क्या है, सुनना मेरी बात ध्यान से। सेल में जो भी चेंज आएगा
उसका डबल चेंज EBIT के अंदर आएगा, 2 टाइम्स, है ना, उसका दुगना जो है चेंज इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आपकी EBIT डबल हो जाती है, अब इसने उल्टा पूछ लिया ये मैंने एरो ना यहाँ तक बनाना था, ये जगह तक, इस जगह तक, क्योंकि मैं EBIT और इसकी बात कर रहा हूँ, सेल की। तो EBIT अगर डबल हो जाती है तो आपके सेल में कितना % चेंज आएगा, वो ये परसेंटेज में पूछ रहा है। तो हमने देखा था ना, DOL को इस तरीके से भी तो लिख सकते हो आप, जो DOL 2 टाइम्स आया है तो DOL इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल। अब सुनना बहुत ध्यान से, इस वाले पूरे पोर्शन को मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। तो 2 टाइम्स इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBIT। देखो EBIT में परसेंटेज में चेंज पूछ रहा है, वो कह रहा है डबल हो जाता है अगर आपका EBIT। डबल का मतलब क्या होता है, यानी कोई चीज़ अगर 20 थी तो वो 40 हो गई, तो कितना % इंक्रीज हो रहा है, 100% एग्जैक्टली। तो अगर डबल बोलो या फिर 100% कोई चीज़ बढ़ गई, क्योंकि अगर कोई चीज़ कुछ थी और वो उतनी और हो गई तो डबल हो गई ना, तो 100% इंक्रीज हो गई, वो ये बोलना चाह रहा है। तो इसकी सेल पर कितना इम्पैक्ट आया होगा कि जिससे ये डबल हो गई, तो सेल पर हमें ये कैलकुलेट करके बताना, सिंपल। तो इसको इधर भेजो, मैथमेटिक्स लगाओ, परसेंटेज चेंज इन सेल बताओ, परसेंटेज चेंज इन सेल इक्वल्स टू, ये इसके नीचे जाएगा तो ये कट के आएगा 50%, यानी सेल में अगर 50% का चेंज आएगा तो उसका 2 टाइम्स 100% चेंज आएगा EBIT में, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। इसने नीचे से पूछा हुआ था ऊपर की ओर, EBIT में अगर इतना चेंज आया तो सेल में कितना आया होगा, गॉट इट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मदद करेगी, तो इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके के फंक्शन लिखवा दिए थे, याद करो। ये वाली जगह पर आपने नोटिस किया होगा, तो ये वाली जगह पर ये आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। ये क्वेश्चन है, अभी से मैं नहीं करने वाला, मैं बस बता रहा हूँ, आपका होमवर्क रहेगा। R लिमिटेड एक कंपनी है, S लिमिटेड एक कंपनी है, सेल्स। आप मुझे बता देना कमेंट्स करके अगर आप ये नहीं कर पा रहे होगे तो, अदरवाइज मुझे लगता है अब तो कर लोगे यार। अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाओ। देखो सबसे पहले देखो कैलकुलेट क्या करना है, ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई इसके लिए क्या फंक्शन है, इसके लिए क्या फंक्शन है। अपनी इनकम स्टेटमेंट पूरी करो, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, सेल्स दिया है, फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट दिया हुआ है, दोनों कंपनी का अलग अलग। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट आपको बोल रहा है फ्लैट, डायरेक्टली वैल्यू में नहीं दिया हुआ, घुमा के दे रहा है, कह रहा है 30% ऑफ द सेल, तो ठीक है, सेल का 30% निकाल लेना, यूज़ कर लेना, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट याद रखनी है आपको, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, उसमें से जाएगा फिक्स कॉस्ट, फिर आएगा EBIT, उसमें से जाएगा इंटरेस्ट, फिर आएगा EBT। बस इतना तक बनाओ, EBT तक बनाओ। क्यों मैं बोल रहा हूँ EBT तक बनाओ, देखो क्योंकि जब आप ये वाले फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो इसमें बस EBT तक से ही काम हो जाएगा, लेकिन जब आप ये वाला काम करेंगे तो इसमें आपको पूरी स्टेटमेंट चाहिए होगी नीचे तक के लिए। जैसे ये मैंने पूरी सेल से लेकर EPS तक बनाई है, ठीक है। और वो परसेंटेज चेंज वाली तब लगेगी जब आपको 2 साल के डेटा दिए होंगे, जैसे यहाँ दिए हुए थे, ये इस ईयर का डेटा उसी सेम कंपनी का, और ये अगले साल का डेटा, तो वो परसेंटेज चेंज से यहाँ पे पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर यही वाले आते हैं, सिंगल वाले, लेकिन ये उसमें पूछ लेता है। जैसे अभी पूछा ना कि EBIT में इतना चेंज आया तो सेल में कितना आया होगा, वहाँ पर ये काम करेगा आपको। तो फाइनली अगर हम कंक्लूड करें इस चैप्टर को, तो हमने इसमें एक ऑपरेटिंग लेवरेज सीखा, जिसमें हमारे पास ये एक फंक्शन था, और साथ ही साथ मैंने आपको ये फंक्शन भी यूज़ करना सिखाया, ठीक है। सेम दूसरा हमारे पास फाइनेंशियल लेवरेज था, जिसके अंदर हमने दोनों फंक्शन यूज़ करे। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। कंबाइंड लेवरेज में हमने देखा एक ये और इन देन दिस। आपको एक चीज़ साथ में ध्यान ये रखनी है कि जो भी आपका ऑपरेटिंग लेवरेज है, जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हो अपना फाइनेंशियल लेवरेज से, तो आपके पास निकल कर आता है कंबाइंड लेवरेज। यकीन नहीं आ रहा तो एक बार देखो, जैसे इनमें से कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं, सपोज दैट ये ले लेते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे निकल रहा है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लेवरेज कैसे निकल रहा है, EBIT अपॉन में EBT। तो जब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो ये दोनों कटेंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT। तो ये जो निकल कर आ रहा है, आप अगर नोटिस करो तो यही तो हमारे पास फॉर्मूला है कंबाइंड लेवरेज का। तो सिंपल, होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अभी जो मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगा आपके लिए, EBIT एनालिसिस लेकर आऊँगा, EBIT EPS एनालिसिस। आपको ये वाली शीट याद रखनी है अच्छे से। तो इसमें अगला चैप्टर हमारा कौन सा रहेगा, EBIT EPS एनालिसिस, ठीक, छोटा सा चैप्टर है। और जो हमने लेवरेज में सीखा है ना, उसका इस्तेमाल होगा यहाँ पे। तो लेवरेज आप अच्छे से कवर कर लो। कमेंट्स में ज़रा मुझे बताना ये वीडियोज़ जो मैं बना रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड ठीक लग रही है, नहीं लग रही है। अगर लग रही है तो फिर मैं और अच्छे से, मतलब मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार, अब मतलब ऑडियंस को अगर पसंद नहीं आ रही है तो फिर मैं फालतू में ही जो है वीडियोस डाले जा रहा हूँ। फिर मेरे अंदर से ये भी नहीं आएगा कि मुझे इंप्रूवमेंट करना चाहिए कि नहीं। थोड़ा जब सामने से एक रिस्पांस आता है, ठीक, गुड बैड कुछ भी लिखो, लेकिन मुझे थोड़ा सा बता दो, तो मैं फिर और अच्छे से शायद एक मोटिवेशन आएगा अच्छा करने का।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन की प्रैक्टिस, टेक केयर, बाय बाय।